वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मुझे तो खुद ही पता। मैंने मारता हूँ साथ में ना अंडे ना बिल्कुल ना लगते ना अंडे 80 हो जाएंगे मगर जब तक हमारी लिमिट होती है ना तब तक वो बनती रहती है। तो गाइस अब हम लोग कैसे करते हैं गोल मोड़ हटाते हैं और मैं सोचती हूँ गोल मोड़ मार्केट। और आपको पता है मैंने पूरी जो है ना टाउन की है, ये पूरे घर हमारे हैं और इसमें बहुत सारे बर्ड्स बनाऊंगे उधर से खड़ी थी। कोई घर वर नहीं है तो मैं सबसे बड़े वाले में करती हूँ छोटे वाले चलते और भी बहुत कुछ बनाना है एंड छोटा तो नहीं बनेगा हमारा। ऐसे करते हैं मैं ना 2 मिनट। तो गाइस अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं वहाँ से यहाँ कैसे आई, बट ये क्या ये 2 चीज़ें तो नहीं होती। इसको दबा के देखे, वाह इसमें तो अपग्रेड हो गया। वाह गुड गुड वेरी गुड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मोमी ले ले ना तेरे से अच्छे घुमाई नहीं ले ले ना छोटे बात को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हम अपना पुराना घर पे चलते हैं।
एक वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है अभी। मैंने इसको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स पता है। जो कार्ड आप चलोगे उसे मिलता हुआ मैं क्या किया गया
अचानक ही कैदियों के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है। लंच के टाइम पर कैदी उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपने अपने जेली के कप उसे देने लगते हैं, जो इस जेल के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। कुछ ही देर में गॉर्डन भी उसके पास आता है और डिएगो को कांग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि पेबैक जैसे आदमी के सामने सीना तान कर खड़े होने के बाद सेंटी ब्रॉन का अब कोई भी कैदी डिएगो से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद एक और अजीब बात होती है। डारियस डिएगो के पास आता है और चुपके से अपनी जेली भी उसके हाथ में थमा देता है। इसके बाद वो डिएगो को बताता है कि जूलियस उससे बात करना चाहता है। डिएगो काफी नर्वस होकर पीछा करते हुए जूलियस के उस आइसोलेटेड सेल में जाता है। वहां पहुंचने पर हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के लिए जूलियस डिएगो को थैंक्स कहता है। वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इस एहसान का कर्ज चुकाएगा, लेकिन सिर्फ सही टाइम आने पर डिएगो को उसकी हेल्प करनी होगी। पहले से ब्रॉन के सबसे खतरनाक कैदी पर भरोसा करने में डिएगो को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आखिर में वो जूलियस के इस ऑफर के लिए मान जाता है। इधर जेल के ऑफिस में वार्डन डेवलिन अपनी सेक्रेटरी फेलिसिया की हेल्प से अपनी रिटायरमेंट पार्टी की तैयारियों में बिजी था। इसके कुछ ही देर बाद कैप्टन ब्रोडी ऑफिस में एंटर करता है। तब वार्डन उसे बताता है कि वो इस जेल से हमेशा के लिए विदा होने से पहले जूलियस की छुपाकर रखी उस भारी प्रॉपर्टी को हथियाने का प्लान बना चुका है। लेकिन ब्रॉडी सेंटी ब्रॉन के अंदर के इस अनलिमिटेड करप्शन और वायलेंस से सचमुच तंग आ चुका था। वो किसी भी तरह वार्डन के इस गंदे प्लान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बिना कोई बात किए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फेलिसिया भी वार्डन के ऐसे बिहेवियर से बेहद इरिटेट होती है। वो वार्डन को वार्न करते हुए कहती है कि अगर अथॉरिटी को किसी भी तरह पता चल गया कि वो क्या कर रहा है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन वार्डन इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह किए बिना उल्टे कहता है कि इस काम में उसे चाहिए। वार्डन बहुत अच्छे से जानता था कि उसके रिटायरमेंट के बाद फेलिसिया सेंटी ब्रॉन की सुपरवाइजर बनना चाहती है, इसलिए वो फेलिसिया को 2 लिफाफे दिखाता है। पहले लिफाफे में एक रिकमेंडेशन लेटर था जो उसे नई सुपरवाइजर बनने में हेल्प करेगा, और दूसरे लिफाफे में उसके खिलाफ ऑर्डर्स न मानने के कुछ झूठे आरोप के पेपर्स थे। वार्डन क्लियर था, फेलिसिया अगर उसकी हेल्प करेगी तो उसका फ्यूचर सेफ रहेगा, और अगर वो राजी नहीं हुई तो वार्डन उसका पूरा करियर बर्बाद कर देगा। फेलिसिया अपने बॉस की इस गंदी चाल को बहुत अच्छे से समझ जाती है, लेकिन वो यह सोचकर आखिरकार करने के लिए मान जाती है कि एक बार सुपरवाइजर बनने के बाद वो सेंटी ब्रॉन की इस पुरानी सूरत को बदल पाएगी और जेल में काफी सुधार कर सकेगी। कुछ दिनों बाद गॉर्डन को उसकी अपनी रिहैबिलिटेशन हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। पूरे 10 साल जेल में बिताने के बाद गॉर्डन बेहद ईमानदारी से जज से कहता है कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है और वो लाइफ में एक दूसरा मौका चाहता है। लेकिन जज की उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। टूटे हुए दिल के साथ गॉर्डन कैफेटेरिया में वापस आता है और फुल डिप्रेशन और निराशा में एक कोने में चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है। डिएगो जो अब किचन में काम कर रहा है वो आगे आकर अपने दोस्त को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर डारियस अचानक उनकी टेबल की तरफ बढ़ता है और सीक्रेटली गॉर्डन के हाथ में एक अजीब चाबी थमा देता है। चाबी देखते ही गॉर्डन समझ जाता है कि ये असल में जूलियस वेब के बनाए किसी सीक्रेट प्लान का ही हिस्सा है। इसके कुछ ही देर बाद डिएगो जब किचन में अपने काम पर वापस चला जाता है तब गॉर्डन चुपचाप अपनी जैकेट खोलता है और चाबी से अपने पैर में लगे कॉलर को अनलॉक कर लेता है और तुरंत ही कॉलर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये था कि नेली नाम का वो ड्रग अब उसकी सुपर पावर को रोक कर नहीं रख पा रहा था। कई सालों के बाद गॉर्डन को आखिरकार अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी वापस मिल जाती है, लेकिन कुछ भी डेंजरस करने से पहले वो आखिरी बार डिएगो के पास जाता है और इस जेल में बिताए दिनों के दौरान अच्छा दोस्त बनकर रहने के लिए उसे थैंक्स कहता है। गॉर्डन को अचानक ऐसी इमोशनल बातें करते देख डिएगो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लग रहा था कि गॉर्डन जैसे पहले से ही जानता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद गॉर्डन गार्ड की तरफ मुड़ता है और उसे इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो साफ तौर पर गार्ड को फाइट के लिए उकसा रहा था। गुस्से में आया ऑफिसर सजा देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गॉर्डन ठीक उसी मोमेंट का वेट कर रहा था। बेहद तेज चाल चलते हुए वो पास के एक लैंप से बिजली का तार झटके से खींच कर तोड़ देता है और उसे सीधे गार्ड की बॉडी पर चिपका देता है। वो करंट सीधे गॉर्डन की अपनी बॉडी में एंटर करता है। इस भारी मात्रा की पावर का प्रेशर जेल का पावर सिस्टम झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरा जनरेटर पल भर में ओवरलोड हो जाता है। अचानक पूरी जेल अंधेरे में डूब जाती है और बिजली का कनेक्शन कट जाता है। सीसीटीवी कैमरे
तरह से नाइट्रोजन में बदल जाता है। इसके बाद कांच को समझता है इससे पहले ही वो कैफेटेरिया से रफू चक्कर हो जाता है। इस तरह लीक की वजह से पूरी जेल के बाहर कई तो लग जाती है। गार्ड्स चूंकि कॉलर के जरिए कैदियों को शॉक नहीं देना चाहते थे, इसलिए कई कैदी इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं। जेल के मैदान में जाकर जेल के दोस्त ने पहले सोचा कि पेबैक पर दोबारा अटैक करने का यही बेस्ट चांस है, लेकिन एक और खूनी जंग शुरू होने के ठीक पहले जेल का बैकअप जनरेटर अचानक चालू हो जाता है। गार्ड्स तेजी से कॉलर्स पर कंट्रोल वापस ला लेते हैं और कैदियों को तेज इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी अपनी जगह शांत होने पर मजबूर कर देते हैं। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद ऑफिसर्स को कैफेटेरिया के अंदर डीएगो की डेड बॉडी मिलती है। वो समझ जाते हैं कि इस मर्डर और जेल की बिजली काटने के पीछे वार्डन का ही हाथ था। ये खबर तुरंत वार्डन डेविलिन के कानों तक पहुंचती है। वो पूरी तरह डर जाता है और सारे गार्ड्स को वार्न कर देता है कि किसी भी कीमत पर वार्डन को अभी के अभी ढूंढ कर निकाला जाए। यहीं पर वार्डन भागकर हॉस्पिटल विंग में जाकर छुप जाता है। वहां से एक खिड़की के पास खड़े होकर वो बाहर की दुनिया की तरफ देखता रहता है और अपने आप से शांति से कहता है कि वो आखिरकार कभी तो आजाद होने वाला है। लेकिन उसके ये कहना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं गॉर्डन चलता। कौन है प्रो? ऑफिसर लिज मोरालेस अचानक उस रूम में एंटर करती है और गॉर्डन कौन है? वार्डन को निशाना बनाकर गॉर्डन एक ये जोरदार पंच मारती है जो उसे जमीन पर गिरा देता है। वो तुरंत वार्डन से कांटेक्ट करके बताती है ये कि वार्डन उसने भागे हुए कैदी को ढूंढ निकाला है। ठीक तभी वार्डन उसे एक खौफनाक ऑर्डर देता है। जेल के एक ऑफिसर का मर्डर करने की सजा के तौर पर वो लिज को कमांड देता है कि गॉर्डन को वहीं के वहीं जान से मार दिया जाए। लिज ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि वो किसी कैदी को इस तरह अपने हाथों से खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन वार्डन उस पर लगातार प्रेशर बनाता है और अपना ऑर्डर मानने के लिए मजबूर करता है। मजबूर होकर लिज अपने कॉम्बैट ग्लव्स पहन लेती है और गॉर्डन को जेल के अंदर पूरी तरह से बंद कर देती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अगले दिन जेल के अंदर अपने इकलौते सच्चे दोस्त को खोने के बाद डिएगो पूरी तरह से टूट जाता है। इस भारी डिप्रेशन और उदासी के बीच उसे अपनी वाइफ का एक फोन कॉल आता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि बाहर की लाइफ दिन ब दिन बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है और अकेले रहने लगा है। ये अब उसके बस की बात नहीं रही। डिएगो उसे शांत करने की कोशिश करता है और प्रॉमिस करता है कि अपनी सजा जल्दी खत्म करके घर लौटने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी वाइफ बेहद दुखी होकर ये मानती है कि वो और कितने दिन उसका इस तरह वेट कर पाएगी ये वो खुद भी नहीं जानती। डिएगो इस बात पर कुछ और कहता है इससे पहले ही ऑफिसर Hey! काट देती है और डिएगो को वार्डन डेवलिन से मिलाने के लिए ले जाती है। वार्डन डिएगो को सॉलिटरी कंफाइनमेंट वाले एरिया में ले जाता है। वहाँ वो डिएगो को एक ऐसी कंफाइनमेंट दिखाता है जिसका इस्तेमाल कैदियों को सबसे बेरहम तरीके से सजा देने के लिए किया जाता है। वार्डन का इशारा बिल्कुल साफ था, डिएगो अगर उसकी बात नहीं सुनेगा तो उसे भी इसी नर्क में बंद होना पड़ेगा। इसके बाद वार्डन अपना असली सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि जूलियस लोएब अचानक डिएगो में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। डरे और नर्वस लहजे में डिएगो समझाता है कि उसने बस हॉस्पिटल विंग में जूलियस की जान बचाई थी, इसी वजह से जूलियस ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सब सुनने के बाद वार्डन डिएगो को एक डेंजरस काम सौंपता है। अब से डिएगो को सीक्रेटली जूलियस पर जासूसी करनी होगी और वो जो कुछ भी पता लगाएगा उस सब की रिपोर्ट वार्डन को आकर देनी होगी। और डिएगो अगर ये काम करने से मना करता है तो उसे एक लंबे टाइम के लिए उस अंधेरी कंफाइनमेंट में सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। हमेशा की तरह डिएगो के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ जाकर ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद के कुछ दिन जेल की लाइफ फिर से नॉर्मल रूटीन पर चलने लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे जूलियस लोएब सीक्रेटली अपने उस मिस्टीरियस प्लान का जाल बुन रहा था। एक सुबह जूलियस अपने एक आदमी के जरिए पेबैक के सेल में चुपके से एक टैटू बनाने वाली फिल्म भिजवाता है। वो नहीं जानता था कि ये किसने भेजा है, लेकिन ये उसके बाद उसे पता चलता यहाँ है पर कि देखो क्यों टैटू बची में है। जूलियस की अपनी बॉडी पर एक बड़ा सा क्रॉस का डिजाइन बनाया गया है। ठीक वैसा ही क्रॉस होता है जैसे वो हमेशा चाहता था। टैटू बनाने का काम पूरा करके पेबैक के उस मैदान में गया और सीधे डायमंड जेल को ढूंढना शुरू कर दिया। ये साफ था कि वो एक बार फिर फाइट करना चाहता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए इस बार जिम लड़ने से मना कर देता है। वो पेबैक से कहता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आज नहीं तो कल वे दोनों अपना हिसाब किताब हमेशा के लिए चुकता कर लेंगे। जिम की इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो असल में किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और सही मोमेंट का वेट कर रहा है। इधर डिएगो हर दिन किसी तरह सेंटीब्रॉन जेल के अंदर टिके रहने की जंग लड़ रहा था, लेकिन अपने दोस्त गॉर्डन की मौत के बाद वो आखिरकार डिसाइड करता है कि वो सीधे जूलियस से बात करेगा। डिएगो जब जूलियस के सेल में जाता है तो वो सीधे सीधे पूछता है कि जूलियस का असली प्लान क्या है और वो क्यों डिएगो को बार बार इन सब चीजों में घसीट रहा है। जूलियस बिल्कुल शांत रहकर डिएगो को सब्र रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक ऐसी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है जो डिएगो को हिलाकर रख देती है। जूलियस कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक
ठाक चल रहा देखिए, ठीक इसी हफ्ते वार्डन डेवलिन का रिटायरमेंट का दिन भी था। ठीक इसी समय फेलिसिया बेहद नर्वस होकर ये जानने का वेट कर रही थी कि तो वार्डन स्टिकर क्यों तो आ रहा है? वो सेंटी ब्रॉन की नई सुपरवाइजर बन पा रही है या नहीं। लेकिन अचानक एक ईमेल के जरिए उसे पता चल सकता है। ईमेल में कहा गया था कि इस पोस्ट के लिए कैप्टन ब्रोडी के नाम पर ही विचार किया जा रहा है। पूरी तरह भड़क कर फेलिसिया तुरंत वार्डन डेवलिन के सामने जाकर पूछती है। वार्डन ऐसा मासूम चेहरा बनाता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो कहता है कि वो बस ब्रोडी को भी इस प्रमोशन का एक फेयर चांस देना चाहता था, लेकिन फेलिसिया उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। उसे पूरा यकीन था कि वार्डन पक्का कुछ छुपा रहा है। यहाँ तक कि खुद कैप्टन ब्रोडी भी ये खबर सुनकर काफी हैरान थे, और सच कहें तो वो खुद इस प्रमोशन की न्यूज से कोई खास खुश नहीं थे। इसके बावजूद ब्रोडी डिसाइड करते हैं कि वार्डन के ऑफिशियली रिटायर होने तक वो अपने काम पर फोकस करेंगे और जेल में शांति बनाए रखेंगे। देखो भी कितने से गिरी थी, पता नहीं है वाले जो इसका दिमाग कहाँ गया हुआ है। किसी भी तरह की गड़बड़ न करे। जिम ऊपर से तो उनकी बात मानने का नाटक करता है, लेकिन ब्रोडी के जाते ही वो अपनी गैंग से कहता है कि सही मौका मिलते ही वो कैप्टन को जान से मार देगा, लेकिन उससे पहले उन्हें जूलियस के प्लान के मुताबिक चलना होगा। आखिरकार वार्डन डेवलिन की नौकरी का आखिरी दिन आ जाता है। वो जेल में एंटर करते ही फेलिसिया और कैप्टन ब्रोडी दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। फेलिसिया को पूरी तरह हैरान करते हुए ब्रोडी को सेंटी ब्रॉन का नया सुपरवाइजर चुन लिया जाता है। फेलिसिया अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो दिल से मानती थी कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे ज्यादा डिजर्विंग थी। फुल डिप्रेशन और गुस्से के साथ वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सच तो ये है कि प्रमोशन मिलने के बाद ब्रोडी खुद भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन वार्डन डेवलिन के पास अब किसी की फीलिंग्स की परवाह करने का टाइम नहीं था। वो अपनी आखिरी चाल चलने के लिए सीधे जूलियस के सेल की तरफ निकल पड़ता है। वार्डन जूलियस के हाथ में उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा एक टैबलेट थमा देता है, ताकि जूलियस आखिरकार अपने छुपा कर रखे करोड़ों रुपए वार्डन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। ठीक इसी समय जेल के मैदान में पेबैक एक बार फिर डायमंड जिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे फाइट के लिए उकसाता है। इस बार जिम भी राजी हो जाता है। दोनों एक और खूनी लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। सिचुएशन को डेंजरस होते देख लिज और कैप्टन ब्रोडी तेजी से कैदियों के इलेक्ट्रिक कॉलर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। कॉलर्स पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। ठीक उसी मोमेंट पर जूलियस टैबलेट के जरिए सीक्रेटली एक कमांड एक्टिवेट कर देता है। उसने सिर्फ अपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे, बल्कि उस टैबलेट का इस्तेमाल करके सीधे सेंटी ब्रॉन का मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही हैक कर लिया था, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी जेल के अंदर मौजूद हर एक कैदी के पैर का कॉलर एक साथ बंद हो जाता है। नेवी नाम का वो ड्रग पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है, और देखते ही देखते हर एक कैदी को अपनी चमत्कारी सुपर पावर या सुपर ह्यूमन एबिलिटी वापस मिल जाती है। पल भर के अंदर पूरी जेल में एक भयानक अफरा तफरी और तांडव शुरू हो जाता है। कैदी गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ खूनी लड़ाई में लग जाते हैं, और जेल का जो कुछ भी है उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाता है एक बहुत बड़ा प्रिजन राइट, यानी जेल विद्रोह। ऑफिसर्स इस पागलपन को रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन बहुत तेजी से उनके कंट्रोल के बाहर चली जाती है। इधर हॉस्पिटल विंग में डिएगो अचानक महसूस करता है कि उसकी अपनी पावर भी वापस आ गई है। उसकी एम्पैथी की पावर अचानक इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो जेल के अंदर मौजूद हर एक कैदी का डर, गुस्सा, दर्द और पागलपन एक साथ अपने अंदर फील करने लगता है। फीलिंग्स का यह भारी प्रेशर उसे मेंटली और फिजिकली पूरी तरह तोड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर इसाबेल उसे शांत होने में हेल्प करती है और कहती हैं कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स को अब सेफ्टी की जरूरत है। डिएगो उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। डॉक्टर इसाबेल और एक सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर यानी बरामदे को ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई भी डेंजरस कैदी हॉस्पिटल के अंदर ना घुस सके। ठीक इसी समय जूलियस के सेल के अंदर क्या चल रहा है यह जानने के लिए फेलिसिया वार्डन डेवलिन से कांटेक्ट करती है। वो बताती है कि किसी ने जेल का मेन सिस्टम हैक कर लिया है और सब कैदियों की सुपर पावर को फ्री कर दिया है। वार्डन सिचुएशन को संभालने के लिए तभी उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सेल का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। असल में जूलियस ने सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान किया था। उसने सिर्फ कॉलर्स ही बेकार नहीं किए थे, बल्कि सेंटी ब्रॉन के हर एक इलेक्ट्रॉनिक सेल का दरवाजा भी अनलॉक कर दिया था। नतीजा यह कि अब हर एक डेंजरस कैदी बिल्कुल आजाद था। कुछ ही मिनटों में यह तांडव पूरी जेल में फैल जाता है। लेजर पावर, टेलीकाइनेसिस, आग कंट्रोल करने की पावर के साथ साथ और भी कई खतरनाक एबिलिटीज वाले कैदी उनके सामने जो आ रहा था सब तबाह करने लगते हैं। कई गार्ड्स पलक झपकते ही अपनी जान गंवा देते हैं, और कई लोग अपने ही सेलमेट्स यानी साथ रहने वाले कैदियों के जरिए
एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाती है जिसके पास अनलिमिटेड ताकत और ऑलमोस्ट न टूटने वाली स्किन थी। यहाँ तक कि पेबैक भी उसके साथ लड़ने में लाचार दिख रहा था। जिम खाली हाथ की लड़ाई में पेबैक को बेरहमी से हरा देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो जैसे ही पेबैक को खत्म करने वाला होता है, ठीक तभी एक और कैदी पीछे से जिम पर अटैक कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर जैसी ताकत वाले जिम ने उस अटैक को भाव तक नहीं दिया। वो अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करके एक झटके में उस कैदी की गर्दन मरोड़ कर उसे जान से मार देता है। मगर इस थोड़े से टाइम के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पेबैक वहां से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। पास ही एक जगह पर कैप्टन ब्रोडी और बाकी बचे हुए ऑफिसर्स मजबूरी में इस दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोडी फेलिसिया से जानना चाहता है कि कॉलर्स को दोबारा चालू करने का कोई तरीका है या नहीं। फेलिसिया बहुत तेजी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेती है। वो बताती है कि अगर वो किसी भी तरह जेल के मेन जनरेटर को रीस्टार्ट कर सके तो सिक्योरिटी सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाएगा और ये ऐसा क्या हुआ? होते ही वे कॉलर्स का कंट्रोल वापस पा लेंगे और नीली ट्रक को दोबारा एक्टिवेट करके सबको शांत कर सकेंगे। एक सेकंड भी टाइम वेस्ट किए बिना ब्रोडी खुद ही जनरेटर रूम की तरफ जाने का फैसला करता है और बाकी ऑफिसर्स कैदियों से लड़ने के लिए पीछे ही छूट जाते हैं। लेकिन डायमंड जिम नोटिस कर लेता है कि ब्रोडी किस तरफ जा रहा है और वो सीक्रेटली उसका पीछा करता है। जनरेटर रूम के अंदर घुसकर ब्रोडी डायरेक्शंस के लिए फेलिसिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार उनका कम्युनिकेशन सिस्टम टूट रहा था और सिचुएशन को और भी क्रिटिकल बनाने के लिए मॉन्स्टर जिम पहले ही उस रूम में एंटर कर चुका था। वो विशाल मॉन्स्टर ब्रोडी को ढूंढना शुरू कर देता है। कैप्टन जनरेटर के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका हाथ लगने से एक रेंच नीचे गिर जाता है जिससे उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। जिम तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। ब्रोडी दौड़कर भागने और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अब छुपने जैसी कोई जगह नहीं बची थी और कोई रास्ता न देख ब्रोडी आखिरकार पलटवार करने का फैसला करता है। लेकिन अफसोस, जिम की उस सुपर ह्यूमन मॉन्स्टर बॉडी के सामने ब्रोडी के पंचों का कोई असर नहीं हो रहा था। ब्रोडी को ऑलमोस्ट जान से मारने के ठीक पहले जिम एक बड़ा सच सामने लाता है जो बताता है कि इस पूरे इन्फिनिटी थ्रोन का प्लान असल में पहले दिन से जूलियस ही बना रहा था। जिम को पहले लगा था कि कैप्टन ब्रोडी शायद सीक्रेटली जूलियस की हेल्प कर रहा है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ब्रोडी बिल्कुल बेगुनाह है। इस बात पर गहराई से सोचते ही ब्रोडी के दिमाग में असली सच चमक जाता है। जब जेल का पावर सिस्टम पहली बार खराब हुआ था तब ऑफिसर डैनी जनरेटर रूम के अंदर ही था। इसका मतलब यह था कि डैनी सीक्रेटली जूलियस के लिए काम कर रहा था और जेल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसी ने जनरेटर के अंदर कुछ फिट कर रखा था। सच जानने के बाद ब्रोडी एक बार फिर जिम से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो मॉन्स्टर ब्रोडी को पकड़कर अपने खाली हाथों से ही पीसकर मारने लगता है। ब्रोडी अपनी आखिरी ताकत भी खो रहा था, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड में वो किसी तरह उसके चंगुल से खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े रेंच को उठाकर रूम की एक गैस पाइप को तोड़ देता है। पाइप से फुल स्पीड में चलती हुई गर्म गैस निकलकर सीधे जिम के चेहरे पर लगती है। आग में जलने की वजह से दर्द से चिल्लाते हुए आखिरकार वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिम के मरने के बाद ब्रोडी तेजी से जेल का मेन जनरेटर रीस्टार्ट करता है। पावर सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाता है और गार्ड्स धीरे-धीरे जेल का कंट्रोल वापस पाने लगते हैं। लेकिन जूलियस का प्लान अभी खत्म होने से बहुत दूर था। इधर उस लॉक रूम के अंदर जूलियस बिल्कुल शांत रहकर वार्डन से कहता है कि उसके पिटारे में अभी एक आखिरी चाल बची है और तभी उसकी असली सुपर पावर का सीक्रेट खुलता है। जूलियस सिर्फ लोगों का दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो चाहे तो अपनी चेतना या आत्मा को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जूलियस वार्डन डेवलिन के साथ अपना दिमाग अदल बदल कर लेता है। अचानक असली वार्डन खुद को जूलियस की बॉडी के अंदर बंद पाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वार्डन की बॉडी के अंदर मौजूद जूलियस उसे एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब पूरी तरह से वार्डन के भेष में मौजूद जूलियस बिल्कुल शांत रहकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सेल का दरवाजा खोलें और अंदर के कैदी को घसीटते हुए सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी कालकोठरी में डाल दें। गार्ड्स बिना कोई सवाल किए उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जूलियस बेहद नॉर्मल तरीके और अब तुझे पुराने घर में ले जाऊं? 2 मिनट। अभी 33 मिनट। उस स्टेडियम वाला ना कर, दूसरा वाला करते हैं। वो मुझे नहीं आदि है।
तो गाइस अभी मैंने जो है मेरी जो कज़न है उसको सब कुछ करना आता है, इसलिए इसने ये जो है ना पहले यहाँ पर स्टेयरिंग था ना, अभी ये लेफ्ट लाइट कर दिया। एंड गाइस बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है, वो प्लीज़ देखना। उसमें मैं अपना सारा मेकअप ज्वेलरी जो होगा वो दिखाऊंगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड गाइस मैं अभी उस वीडियो के ऊपर उसकी वीडियो के लिए ही अभी काम कर रही हूँ, तो बहुत जल्द वो वाली वीडियो आएगी। बट आप लोगों के कमेंट्स पे जब आप लोग जब मैं और जो है ना आप लोगों की वो जिसमें आप लोग तस्वीर लग जाती है ना, वो भी मैं करूँगी। एंड जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। इस वीडियो में टोटल 1000 लाइक्स एंड 20,000 सब्सक्राइब। और उसके बाद हमारे पास मेकअप वाली वीडियो होगी जिसमें मैं अपना सारा मेकअप बनाऊँगी और उसके साथ ही मज़ेदार वीडियो भी होगी। बट मेकअप वाली वीडियो भी पास में होगी। कमेंट में अपना नाम रख दीजिए ताकि मैं उनको उसमें ना वो कर दूँ। कमेंट में अपना नाम रख दूँ ताकि मैं शाउट आउट मिलती हूँ। आप लोगों को प्यारे प्यारे नाम फिर से मिस ना हो जाए, इसलिए जल्दी से लाइक अपने कमेंट में नाम लिखें ताकि मैं शाउट आउट जल्दी से दूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शाउट आउट कर दूँगी। उसमें बहुत कुछ होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड शेयर इतने अपने दोस्तों लोगों को हर किसी को फॉलो करके हमारे जल्द से जल्द कुछ लेवल हो जाए। उसके बाद एक गिफ्ट भी है मेरे वीडियो के पास, एक गिफ्ट भी है।
आज ही बुलाएंगे मुझे आज तक मेरे सारे जो हैं सब मुझसे नहीं करवाया मेरा कोई है जिसमें जो भी है ना उसको मेरी जो है ना बस मुझसे नहीं करवाया बस मुझे ये तो करवाया अच्छा कर देना आप भी कोई शौक हो आप या फिर बात करके इनको बुला दो अच्छा बहुत अच्छा होगा हम लोग अच्छा चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा चल आप लोग भी कमेंट में टैग करेंगे इसे जल्दी से करके ट्राई करेंगे इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो USA से आया है एंड ये करने का मैंने बहुत संभाल के रखा है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ओ माय गॉड मेरे कज़न तो सच में बहुत प्रो है आई डोंट नो आपको पता है मेरे एक चीज़ एक्सपायर हो गई है बट वो चीज़ हम लोग ज़्यादा टाइम चला सकते हैं एंड उसमें एक इतना अच्छी चीज़ है इतनी अच्छी चीज़ कि वो मैं आपको खुद बनाना सिखाऊंगी वो भी कुछ ही मेड प्रोडक्ट से एंड जल्दी से वो ले आए लिपस्टिक्स Glow and Lovely foundation, primer and highlighter, powder, face powder and eyeshadow palette and mascara भी लेकर आना ठीक है and आपको ये सब खरीदना अरे मेरे पास माइक नहीं है कोई वहाँ से चार्ज नहीं दिएगी हाँ ये सारी वीडियो से ऐसे नहीं आ रहा बस कुछ ही नहीं गाइस ओ माय गॉड ये मेरे कज़न ने कहाँ चढ़ा दी है बाइक
एंड गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड बाय बाय।